हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरी बात का विश्वास मानो कि इस वीडियो को देखने के बाद में जब आप बोर्ड एग्जाम देके आओगे तो आप लोग खुद देखोगे कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो से आपको देखने को मिले थे। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा और लास्ट में आप लोग के लिए एक प्रो टिप है। चलिए तो पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं पहले टॉपिक से, जो कि है कलर रिएक्शंस की। रिएक्शंस में कलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जो फेरस को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ में मिलाते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है, जब मिलता है तो ये फेरस सल्फेट बनाता है जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। अब ये कलर चेंज हो रहा है इसमें, और साथ ही साथ में ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। इसके साथ साथ कई बार ये भी पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, इसमें जिंक को मिला देते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है जो कि कलरलेस होता है, लेकिन कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है और ये रेडिश ब्राउन कलर को देता है सोल्यूशन में। इसके साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक टाइप है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ कि कॉपर और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो कॉपर और वाटर बनता है जो कि रिडक्शन है। पीपीटी कई बार प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जब हम लोग रिएक्शंस होता है कंप्लीट। सोडियम सल्फेट जो होता है ये बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलकर के बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो एक प्रेसिपिटेट है। ऐसे ही कई सारे प्रेसिपिटेट के भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वीक एसिड्स की बात करें दोस्तों, तो ऐसे वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें कम H प्लस आयन होते हैं। जिनमें ज़्यादा H प्लस आयन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर हम लोग बात करें पीएच की, अच्छा वीक एसिड में कुछ एग्जांपल्स भी आपसे बता देता हूँ। वीक एसिड जैसे कि आपका हो गया इथेनोइक एसिड। अगर जो हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। पीएच की अगर जो बात करें तो पीएच हमें पता है कि 7 जो रहेगा वो न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। 7 से कम वाले जो रहेंगे एसिटिक और 7 से ज़्यादा वाले जो रहेंगे वो बेसिक हो जाएंगे। आपसे पूछ सकता है कि ब्लड का पीएच कैसा होता है, तो आपको कि 7.4 यानी कि बेसिक होता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ का आपसे पीएच पूछ सकता है, जैसे मिल्क का पूछ सकता है तो मिल्क का जो होता है वो एसिडिक होता है। ऐसे ही आप पता लगा सकते हो कि किस चीज़ का कैसा होता है। कर्ड का भी एसिडिक ही होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है वो किस कलर को किस जगह पर देता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्लू लिटमस को अगर जो हम लोग एसिड पे डालते हैं तो फिर वो रेड हो जाता है। वहीं अगर रेड लिटमस को बेस में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ये हमारे लिटमस में चेंजेस देखने को मिलती है। इंडिकेटर वो होते हैं जो कि एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने में हमें मदद करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर्स में आपको नेचुरल इंडिकेटर एक टर्मरिक भी होता है। टर्मरिक को जब हम लोग बेस के साथ में डालते हैं तो वो रेड कलर देता है, जबकि वही टर्मरिक को हम लोग एसिड में डालते हैं तो उससे कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिलता है। इसी वजह से जब मम्मी लोग बर्तन को साफ करती हैं तो बर्तन जो होता है अगर उस पे हल्दी कहीं लगी हुई है तो वो बर्तन जो होता है लाल रंग दिखाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम से ही लग रहा है कि इसे बनाया जाता है मैनमेड तरीके से। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फेमस है मिथाइल ऑरेंज और इसके साथ साथ फिनोफ्थलीन। आगे बात करते हैं, एक आपको प्रो टिप देता हूं दोस्तों। ड्राई HCl जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि नॉर्मल HCl जो रहेगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वो H प्लस और Cl माइनस आयन्स देता है। और जहाँ पर भी आयन आपको दिखेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ही करेगा। इसके साथ में दोस्तों कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट होता है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा और पीओपी। इनमें में से एक ना एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, ये फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। इसके साथ साथ में ये जो होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर के भी थ्रू होता है, जब सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, जैसा कि गांधी जी ने बनाया था। आगे बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड NH3 यानी अमोनिया,
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है। इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। अगर जो हम लोग बात करें इसके यूजेस की, तो बेकिंग सोडा जो होता है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज आता है। अब पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से एसिड को डाला जाता है बेकिंग सोडा में, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिल करके बनाते हैं दोस्तों बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड की। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगर जो हम लोग बात करें इसकी, तो ये बनता है CaOH के होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन के मिलने से यहाँ पर CaOCl2 बनता है और वाटर बनता है। दोस्तों इसका पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। अब बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की। जैसे कि वॉशिंग पाउडर आपको पता है कि आपके घरों में भी यूज होता है। वॉशिंग पाउडर पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, वाटर की हार्डनेस को भी कम करने के लिए यूज होता है। लेकिन दोस्तों ये कैसे बनता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों इसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में जोड़ा जाता है। नॉर्मली अगर जो हम लोग बात करें कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा जो होता है ये प्रिपेयर किया जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से। दोस्तों क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की बात करें, तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में से एक होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में, तो इसमें बेटा ब्राइन आ जाता है, यानी NaCl आ जाता है। ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और ये बनाता है NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2। अब हमें पता है NaOH जो होता है वो क्या होता है? एल्कलाई होता है। और इसके साथ में जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन और एल्कलाई दोनों चीजें मिल गई, तो इसीलिए ये प्रोसेस क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहलाया। और यहाँ पर कॉस्टिक सोडा भी हमारा बनके तैयार है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीओपी की। पीओपी जो होता है ये जिप्सम से बनता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को कई बार बताया है कि पीओपी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, तो आप अमितेश भैया पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो हम लोग बात करें पीओपी की, तो पीओपी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O की। अगर हम लोग बात करें पीओपी की, तो पीओपी बनता है जिप्सम से। जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जब ब्रेक होता है बेटा, तो ये बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि है पीओपी। और इसके साथ में 1.5 H2O अलग हो जाता है। अगर अब हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है मेटल प्लस ऑक्सीजन मिल करके बच्चों बनाता है मेटल ऑक्साइड। ये जो होते हैं मोस्टली मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, ये मोस्टली बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एम्फोटरिक भी होते हैं। अगर जो हम लोग बात करें इनकी, तो इनके एग्जांपल्स हैं ZnO और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसके साथ साथ में जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटरिक मेटल ऑक्साइड्स हैं, जबकि मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब बात करते हैं मेटल और एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट करने के लिए कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे मेटल और वाटर मिल करके भी, मेटल और वाटर मिलने के बाद में मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। प्रो टिप नंबर 2। देखिए दोस्तों, कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में लेस वायलेंटली, जबकि मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है वो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। अगर जो बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो इसी से आपको ये भी बता देता हूँ कि ये ऐसे मेटल्स हैं बेटा जो लाइट हैं, यानी पानी में फ्लोट कर जाएंगे। जबकि नॉर्मली जो आपके मेटल्स होते हैं, आपको पता है कि वो बहुत भारी होते हैं, चाहे वो हम लोग का आयरन हो, चाहे वो सोना हो, कुछ भी हो। अगर हम लोग बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एक आपको बताऊंगा, दो आपको पढ़ना है। जैसे मेटल जो जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टेन ओर्स में, और फिर उसके बाद में प्योर मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर जो हम लोग बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, तो आपको पता ही है, कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाथ आई कॉपर सिल्वर ऑडी। ये तो आप लोगों ने रट ही रखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसमें ऊपर की तरफ में जो भी रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे? ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे, जबकि नीचे की तरफ में जो रहेंगे वो लेस रिएक्टिव रहेंगे। अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं दोस्तों।
डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन। अगर जो हम लोग बात करें एक डायमंड की, तो डायमंड जो होता है इसमें हर एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा होता है। वहीं ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। डायमंड आपको पता है कि बहुत हार्ड मेटल होता है, लस्चरस होता है, जबकि ये नॉन मेटेलिक है, तब भी ये लस्चरस होता है। मैंने अभी मेटल बोला डायमंड को, गलती से मेरे मुँह से निकला, डायमंड मेटल नहीं है। डायमंड तो कार्बन का एलोट्रोप है और कार्बन तो नॉन मेटल है, तो फिर कैसे ये मेटल हो गया? डायमंड जो होता है ये लस्चरस होता है, चमकीला होता है, और ये जो होता है ये इसकी एक कहीं न कहीं ऐसा एक चीज़ है जो कि ये नॉन मेटल शो नहीं करते हैं, लेकिन कार्बन शो कर रहा है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन जो होता है इसमें डायमंड का जो इसका एलोट्रोप है ये किसी भी शीशे को काटने में यूज़ में आता है। ग्रेफाइट जो होता है इसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। वहीं फ्लोरीन जो होता है इसे C60 ये कहते हैं कार्बन एटम शेप ऑफ फुटबॉल, मतलब ये फुटबॉल के शेप में होता है फ्लोरीन। अगर हम लोग बात करें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप चीज़ें देखने वाले हो, अच्छे से समझने वाले हो, और प्रॉमिस करो कि एग्जाम में बेटर तरीके से समझ के जाने वाले हो, वो है IUPAC नोमेनकल्चर। IUPAC नोमेनकल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार IUPAC नोमेनकल्चर ज़रूर पढ़ के जाना। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इक्वेशन बैलेंसिंग की, कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है, आप इस वीडियो से पहले समझो। आ जाते हैं जैसे कि ये, अब इसमें हम लोग को बैलेंस करना हो हीट एंड ट्रायल से, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे कि सल्फर को कितना रखें, कॉपर को कितना रखें, ये वो, एल्युमिनियम को, बेरियम को कैसे कैसे बैलेंस करें, एकदम हालत खराब हो जाएगी। तो इसी हालत को ना खराब होना पड़े, इसीलिए हम लोग लेकर के आ गए हैं कौन सा मेथड, कोएफिशिएंट मेथड। देखना है बस, एक बार में ही समझा दूंगा, ध्यान से बस देखना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं कोएफिशिएंट मेथड को तेजी के साथ में। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बी, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सी, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी। इतना करना है बच्चों, कौन नहीं कर लेगा भाई, ABCD को किसको नहीं आती है। चलो आगे देखो, अब हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम के लिए बात करें तो यहाँ पर ए जो था, एल्युमिनियम जो था वो 2A था। क्यों था 2A सर? क्योंकि देखो दो एल्युमिनियम है तो इसीलिए 2A लिख दिया। इधर में कितना एल्युमिनियम था भाई? एल्युमिनियम यहाँ पर एक था, तो यानी कि यहाँ पर सी जो है वो केवल एक है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, यहाँ पर सल्फेट जो है, सल्फेट SO4, सल्फेट जो है वो कितना सल्फेट है, SO4 कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, तो 3A हो जाएगा भाई। और इधर में SO4 कितना है, केवल एक है, तो डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा केवल। बहुत अच्छे। बी के लिए बात करें तो बेरियम कितना है बच्चों, एक है, तो बी केवल एक है। और इधर में बेरियम कितना है, इधर भी एक ही है, तो डी भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे देखो, क्लोरीन कितना है बच्चों, 2 है, तो यानी बी जो है वो कितना है, 2 है। और इधर में बी जो है क्लोरीन कितना है, 3 है, तो यानी कि सी कितना हो जाएगा, 3 है। चलो भाई अब देखते हैं कि कैसे बैलेंस करना है। इतना तो सब बच्चे लिख लेंगे, इतना तो सारे बच्चे लिख लेंगे। बोलो किस बच्चे को इतने तक में डाउट है? किसी को है तो बताओ, तुरंत बताओ भाई, क्या किसी को डाउट है इतने में? फिर से एक बार बता देता हूँ, ABCD आपको लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, तो ए के आगे हम लोग एल्युमिनियम लिखे हैं, तो इसीलिए 2A हो जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम एक है, तो सी के आगे लिखा है एल्युमिनियम, यानी सी एक ही रहेगा। फिर सल्फेट जो है, SO4 जो है वो यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए 3A हो जाएगा। और यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर सल्फेट एक है, तो यहाँ पर डी अकेला हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में अब क्या करना है देखते हैं। अगर ए की वैल्यू को हम लोग 1 ले लें, ए की वैल्यू को क्या ले लें, 1 ले लें, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा सी की वैल्यू। ए की वैल्यू जब हम लोग 1 लेते हैं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलो बढ़िया है। और बी की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या है, एक ही है। देखो बी इज इक्वल टू डी लिखा है, यानी कि बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ABCD सबकी वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। चलिए इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू को हम लोग जब पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। बी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, बात तो एक ही है। बी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। सी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और डी की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ये बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। देखो कितना आसान था बच्चों, कितना ज्यादा आसान था। इसी में सभी बच्चे घबरा जाते हैं, कितना ज्यादा दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बन के बारे में। कार्बन वर्सेटाइल होता है नेचर में। वर्सेटाइल मतलब ये होता है कि वो
सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों फॉर्म कर सकता है। अगर हम लोग बात करें एक प्रोसेस की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन जो प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। मतलब कि इस ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ये बताता है कि कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में लिंक करते हैं ताकि वो लंबे चेन बना सके या रिंग्स बना सके। इसी प्रोसेस को कैटेनेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड बच्चों तीन तरीके के हो सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक वाले जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जो रहेगा, इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। आपके सामने इसका आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। वहीं एलिसाइक्लिक की बात करें वहीं एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक जो होता है, इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, प्रॉमिस करो आप लोग प्रॉमिस करो आप लोग कि आप लोग सोप डिटर्जेंट पढ़ के जाने वाले हो। सोप और डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। हमें पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये दोनों ही न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट और आप सभी लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमें पता है कि सलाइवा में एमाइलेज पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस और एससीएल पाया जाता है हमारे स्टमक में। अगर हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जितने भी पैनक्रियाटिक जूस हैं, बाइल जूस हैं, इंटेस्टाइनल जूस हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे रेस्पिरेशन। दोस्तों हमें पता है कि रेस्पिरेशन जो होता है सेलुलर लेवल पर होता है, यानी कि हम लोग ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कह सकते हैं। ब्रीदिंग तो एक छोटा सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दोस्तों। जब फूड जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में टूटता है, तो ग्लूकोज जो होती है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। चूंकि हमें पता है ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और पायरुवेट जो होती है, ये अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये रेस्पिरेशन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, जैसे नॉर्मली हमें पता है। लेकिन अगर ये पायरुवेट एब्सेंट होता है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन, तो इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में टूटता है। वहीं अगर पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे तो वो लैक्टिक एसिड में टूटता है। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग के बॉडी में भी कई बार लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जब अच्छे से ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो पाता है। एब्सेंट किस में होता है ऑक्सीजन, तो आप कहोगे यीस्ट में होता है। ठीक है, यीस्ट में एब्सेंट होता है अल्कोहल, इसीलिए बनाता है इथाइल अल्कोहल। कौन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। प्लांट में अगर हम लोग बात करें वेस्ट की, तो प्लांट में वेस्ट रिमूव होते हैं बाई फॉलिंग द लीव्स, मतलब पत्तियों के गिरने से प्लांट में वेस्ट रिमूव होते हैं। ऐसे ही पीलिंग ऑफ बार्क्स, उनके बार्क्स के पीलिंग से भी क्या होता है, वेस्ट रिमूव किया जाता है। वहीं अगर जो हम लोग बात करें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, फिर क्या होते हैं भाई, रबर्स, गम्स, इन सब के माध्यम से उनके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। वहीं अगर जो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडीएच हार्मोन जो होता है ये हेल्प करता है यूरिन रेगुलेशन में। अगर हम लोग बात करें, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अगर हम लोग बात करें यूरिन की, तो यूरिन में यूरिया और यूरिक एसिड दो चीजें मिली होती हैं। अब आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग नेफ्रॉन का डायग्राम समझकर ही एग्जाम देने जाओगे। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन में हमें पहले समझने से पहले ये जानना होगा कि हमारे बॉडी में जो सेंस सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम है, ये तीन चीजों को लेकर के नर्वस सिस्टम हमारा चलता है। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस जो होता है दोस्तों, ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स करता है, जैसे सलाइवा का सेक्रेशन किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। आपसे पूछा जाए डायलेशन ऑफ प्यूपिल किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपसे पूछ ले कि अगर बताइए
इंक्रीज ऑफ हार्टबीट किसकी वजह से होता है, तो आप कहोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है, तो आप कहोगे फीड एंड ब्रीड एक्टिविटीज को करने के लिए, जैसे रिलैक्स कराने के लिए हमारे मसल्स को, रिड्यूस करने के लिए हार्ट बीट को, इन सारी चीजों का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। अब बात करते हैं, आप लोग पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप न्यूरॉन का डायग्राम अच्छे से समझ के जाने वाले हो। क्लास 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें क्लास 10th में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक तो आता है डायग्राम न्यूरॉन का। ये 2 से 3 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। इसमें कई बार डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेता है, उसके बारे में पूछ लेगा, और कई बार बस केवल डायग्राम पूछ लेता है। ये समझाता हूँ आपको। न्यूरॉन के डायग्राम की बात करें क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे साइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटम। और ये जो होता है इसे सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसे। ठीक, अब ये जो सेल बॉडी या साइटम है, इसके ऊपर में आप लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इसे डेंड्रॉन्स कहते हैं या डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डेंड्रॉन होते हैं ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और कहां पर भेजते हैं? सेल बॉडी के पास में भेजते हैं। सेल बॉडी में अंदर एक न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और फिर क्या होता है कि ये जो सिग्नल्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रहते हैं, ये आगे भेज दिया जाता है किसके पास में? एक्सॉन के पास में। ये जो बीच में नर्व दिख रही होगी, थोड़ा सा क्लोज आइए आपको दिखाता हूँ। ये बीच में जो नर्व दिख रही है, ये पतली सी ये वाली, इसी को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन जो होता है उसी जो इंपल्सेस रहते हैं उसको और आगे भेज देते हैं एक्सॉन टर्मिनल के पास। देखिए एक्सॉन टर्मिनल लिखा हुआ है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके पास में भेज देता है दोस्तों। और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर साइनेप्टिक बल्ब्स या फिर साइनेप्टिक नॉब्स कह सकते हो, साइनेप्टिक बल्ब्स कह सकते हो, नर्व एंड कह सकते हो। इस जगह पर वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ये बहुत कम टाइम के अंदर में हो रहा होता है। इसी वजह से जब मुझे कोई यहाँ पे पिंच करता है, तुरंत मैं ऐसे हाथ करता हूँ उसका, हटाओ जल्दी से हाथ हटाओ। समझ आ गया होगा? अगर समझ आ गया है तो एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को फॉलो करना। दोस्तों ब्रेन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपके फोर ब्रेन के हिस्सा है, जैसे थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये आपके टेस्ट, साइट यानी कि नजर, और टच, इन 3 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें दोस्तों तो ये थिंकिंग और रीजनिंग में इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखना कि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये हमारे बॉडी में 12 पेयर में होती हैं। कितने पेयर में होती हैं? 12 पेयर में होती हैं। ट्रॉपिज्म आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिज्म आपको समझ के जाना है। क्लास 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पता है आपको दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब होता है कि कोई भी प्लांट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब आपको पता होगा कि कई सारे ट्रॉपिज्म होते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब होता है रिस्पॉन्स टू लाइट। जब लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है प्लांट तो क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे होता है जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म, और इसके साथ साथ में एरोट्रॉपिज्म, फिर आता है आपका इलेक्ट्रोट्रॉपिज्म, मैग्नेटोट्रॉपिज्म और हाइग्रोट्रॉपिज्म। हाइग्रोट्रॉपिज्म मतलब होता है रिस्पॉन्स टू ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर। मैग्नेटोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका कोई भी डाउट है इस ट्रॉपिज्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं फॉलो करें। दोस्तों ऑक्सिन्स जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं हमारे बॉडी में सेल की ग्रोथ को। वहीं अगर जो हम लोग बात करें गिबरेलिन की तो ये हेल्प करता है जर्मिनेशंस को। अगर आपसे पूछ लिया जाए साइटोकाइनिन का क्या काम होता है तो ये सेल डिवीजन को परफॉर्म करती है रूट और शूट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इथाइलिन का क्या काम होता है तो रिपनिंग में इंपॉर्टेंट होता है इथाइलिन। अगर जो हम लोग बात करें कुछ ग्लैंड्स की, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, तो आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनालिन क्यू। अगर हम लोग बात करें ये प्रिपेयर करता है हमारे बॉडी को फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। दोस्तों आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज पूछा जा सकता है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, आप लोग प्रॉमिस करो कि डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन को आप पढ़कर जाने वाले हो। इतना तो आपके अमितेश भैया से आप प्रॉमिस जरूर करोगे। आइए दोस्तों, देखो मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है, क्योंकि आप लोग का तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग का तो फेवरेट टॉपिक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों की, जैसे कि मेंडल के लॉज। हमें पता ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 लॉज थे, और तीनों लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों की, तो जैसे हमारे लिए हमें पता है लेंस एंड मिरर के न्यूमेरिकल्स, इसके साथ साथ में आई का डायग्राम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म आप जानते हो क्या? अगर जानते हो तो कमेंट में बताओ, वरना ये देखो
क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिग्मेटिज्म बहुत बार पूछा गया। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है एक काइंड ऑफ आई डिफेक्ट होता है, जैसा कि आई डिफेक्ट आपने मायोपिया सुना होगा, हाइपरमेट्रोपिया सुना होगा, इस तरह का एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। 10th में बहुत बार पूछा गया है। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसमें ये होता है कि किसी भी डिस्टेंस पर विजन क्लियर नहीं रहती, ब्लरिश रहता है, कुछ भी डिस्टेंस रहे। इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो होता है इसका इरेगुलर शेप हो जाता है। इसी वजह से इसको ट्रीट करने के लिए जो लेंस का यूज किया जाता है वो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें। दोस्तों आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और रेसिस्टिविटी जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि कई बार पूछा जाता है कि पैरेलल और सीरीज में रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पूछ लेता है कि उसको प्रूफ कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे। तो आइए सिखाता हूं आपको 1 सेकंड के अंदर में। देखिए, अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया है। सीरीज में लगाने के बाद में यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया, प्लस माइनस लगा दो, R1 R2 R3 रख लो। करंट जो रहेगा सेम फ्लो करेगा, यहां पर यहां पर यहां पर, ठीक है। तो आई हमारा करंट हो गया। वोल्टेज यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर V1 है, यहां पर V2 है, यहां पर V3 है। जल्दी से समझिए, हमें ओम्स लॉ पता है क्या होता है, V = I × R होता है, ठीक। अगर हम लोग इस वाले के लिए बात करें तो V1 = I R1 हो गया, V2 = I R2 हो गया, V3 = I R3 हो गया, ठीक। अब हम लोग को पता है V जो होता है, नेट वोल्टेज जो होता है वो V1 + V2 + V3 के इक्वल होगा। V की वैल्यू IR, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। I कॉमन है तो I को कॉमन लिया और अंदर में हो गया R1 + R2 + R3। इधर में भी I R है, I से I कैंसिल हो गया और बचा क्या, R = R1 + R2 + R3। यही हमारा प्रूफ हो गया। कितना इजीली हम लोग प्रूफ कर लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करें। क्लास 10 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कई बार एग्जाम में पूछता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से रेसिस्टर्स का आता है। आइए समझाते हैं। पहले सीरीज वाला बता रखा है, देखा नहीं है तो वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आइए समझते हैं। रेसिस्टर्स की बात करते हैं तो पैरेलल में कैसे जुड़ेगा। यहाँ पर एक हमारा रेसिस्टर जुड़ गया, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, और जुड़ करके अगर जो हम लोग यहाँ पर देखें बैटरी से जुड़ गया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। दोस्तों करंट जो रहेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यानी I जो था किसमें, I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। हमें पता है वोल्टेज दोनों पार्ट पे एक ही रहेगा, यानी V ही रहेगा। तो हमें आइडिया है कि भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I × R। अगर हम लोग बात करें V1 के लिए, यानी सॉरी, अगर हम लोग इसको हम लोग लिखें I = V/R भी लिख सकते हैं इस सेम चीज को। I1 यहाँ पर देखिए I1 है और R1 है, तो हम लोग कह सकते हैं I1 = V/R1 इस प्लेस के लिए। I2 वाले में देखें तो I2 = V/R2, I3 देखें तो I3 = V/R3। अब नेट जो करंट होता है वो I = I1 + I2 + I3 के इक्वल होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है V/R, I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2 और I3 की वैल्यू V/R3, ठीक। यहाँ पर V सब में कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर V/R = V1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक। V से V कैंसिल, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन का भी निकाल सकते हैं, किस तरह के, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। दोस्तों ओम्स लॉ आपको पता है कि कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। इसके साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट में हमें सेलेनॉइड समझना होगा। सेलेनॉइड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में बूस्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होगा और आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम करके आने वाले हो, ये मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। न्यूमेरिकल्स एकदम अच्छे से करके जाना, आप लोग रे डायग्राम्स एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। इतना मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आने वाले हो। ऑल द बेस्ट।